चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर रेशो एनालिसिस। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड सिखाया था, जो मैंने कहा था रेशो एनालिसिस चैप्टर में इन बिटवीन बहुत काम आएगा। तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने करिए सर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। चलिए जी, अब सर का कैपिटल एम्प्लॉयड तो अब अपने दिमाग में रखेंगे सर। अब ध्यान करना सर, सबसे पहले हमें दिमाग में क्या रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। मेनली कैपिटल एम्प्लॉयड के सर हमारे तीन मेथड है, सोर्सेज में दो और एप्लीकेशन में एक। ठीक है, सोर्सेज में एक रॉ फॉर्म से और एक शोल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, राइट। तो सर रॉ फॉर्म दे रखी है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर रहे होंगे सर, सबसे पहले आप लिख रहे होंगे सर सोर्सेज मेथड। भाई ताकि आपको ये ध्यान रखे कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो मेथड बन रहा है सर, सोर्सेज मेथड बन रहा है सर। बात क्लियर हो रही है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे सर, अब आप इसमें क्लाउड बना रहे होंगे, क्लाउड बना के आप लिख रहे होंगे सर सोर्सेज मेथड, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि एप्लीकेशन मेथड की इन्फॉर्मेशन पूरी प्रॉपर नहीं है सर। ठीक है जी, अब सोर्सेज पे आ जाइए सर। सबसे पहले क्या था सर हमारा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड में सर, तो सर उसमें शेयर कैपिटल बिल्कुल आती है सर, 5 लाख रुपीज। ठीक है सर, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस सर, रिजर्व एंड सरप्लस जनरल जो सिक्योरिटी जो दोनों आते हैं सर, उसके अंदर कितना हो गया सर, 3,40,000, 3,40,000। मनी रिसीव्ड हो गए, शेयर वारंट्स वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है जी, उसके बाद सर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग सर। ठीक है जी, 10% बेंचर 1 लाख, 1 लाख ये आ गए सर। ठीक हो गया, टोटल अमाउंट कितना है, 9,40,000। अब जो चीज आप एप्लीकेशन साइड में आप हटाते हो वो यहाँ लेस होगी, आपको इसके नीचे लिखना है सर लेस। सब प्राइमरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स है, डिस्काउंट इशू डिबेंचर फिक्टिशियस एसेट्स है, दोनों माइनस होंगे। तो सर आपने कहा प्राइमरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट इशू डिबेंचर सर 20,000, 15,000। ठीक है जी, कितना हो गया सर 35,000। उसके नीचे ही कंटिन्यू चल रहा है, 940 से कितना, 9,05,000 इज द अमाउंट ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान करना सर, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर 1 मार्क में है तो प्रेजेंटेशन हट जाएगी, बाकी आंसर यही रहेगा। तो जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन लिया, धीरे धीरे करके उसका क्या करेंगे, लेवल बढ़ा देंगे सर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन नंबर 2 सर। सर मैं बार बार समझा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। आप फिर से ध्यान दीजिए सर, सारी कहानी सोर्सेज की दे रखी है सर, क्लाउड बनाइए और लिखिए सोर्सेज कि भैया मेन इंफॉर्मेशन सोर्सेज की दे रखी है। चलिए जी, अब कैपिटल एम्प्लॉयड में सर, कैपिटल एम्प्लॉयड में सर सबसे पहले क्या आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या सर, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड, शेयर वारंट वगैरह सब कुछ। सर ध्यान करिए, तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या सर, आप शेयर कैपिटल लिख रहे हो सर। ठीक है जी, अब ये आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल दे रखा है वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का इंक्लूड है। अब जो स्टूडेंट ध्यान से नहीं पड़ेगा, पता चलेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर देगा, गया काम से। ठीक है जी, फिर आइए सर अगला जो क्वेश्चन आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब मैंने इसमें क्या गेम खेली सर, रिजर्व एंड सरप्लस मैंने 5 लाख यहाँ दे दिया, तो इंक्लूडेड है, सिक्योरिटी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब जिसने ये ध्यान नहीं दिया, दोबारा से जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी रिजर्व इंक्लूड कर दिया, वो फिर गया काम से। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ध्यान करना सर, ये तो मैंने पहले बना रखी है बुक। और ये अब जो 1 1 मार्क के क्वेश्चन के जो बाउंस आते हैं, बाउंसर जो आते हैं, वो 1 1 मार्क के बाउंसर यही होते हैं। और 1 1 मार्क में बाउंसर और क्या होगा, आप मेरी बात समझ रहे हो कि भैया वो उसमें ऑलरेडी एडेड है। ठीक, तो यानी अब आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस ये ऐड हो गया सर। ठीक है, बात समझ आ रही है। मतलब जो चीज आपकी ध्यान दीजिए, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, जो चीज उसमें ऑलरेडी एडेड है, बात खत्म हो जाती है सर। फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सर जो आपके लोन्स वगैरह है, बोरोविंग्स वगैरह, वो सब आ जाते हैं सर। तो 10% डिबेंचर सर 1 लाख के, ये आ गया सर, 10% डिबेंचर 1 लाख के ये आ गया। 15% बैंक लोन सर ये आ जाएगा आपका 3 लाख। ठीक हो गया सर। तो ये अब आपके बोरोविंग्स वगैरह ये आ गई सर, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखा है सर आपने, तो ये लीजिए 3 लाख और 1 लाख, कितना आ गया सर अब आपका, 5 5 10 3 13 और 14, 14 लाख आ गया सर। अब लेस लेस वो करते हैं जो एप्लीकेशन में एसेट्स में आप नहीं लेते, फिफ्टी से एसेट्स वगैरह। जरा देखिए एसेट साइड में से कौन सी चीज नजर आ रही है हमें, प्राइमरी एक्सपेंसेस सर, एसेट्स में लेते हैं माइनस होगा, डिस्काउंट इशू डिबेंचर एसेट्स में लेते हैं माइनस होगा, बस खत्म। यानी 20,000 एंड 15,000, तो यानी कि दैट अमाउंट 35,000 जो है ये, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अमाउंट इज 13,65,000 इज योर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए जी, आपके सामने सर क्वेश्चन नंबर 3 करें चेक। चलिए जी देखते हैं सर आपका आंसर ठीक है या गलत है। चलिए जी, ये लीजिए सर,
सबसे पहले अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जी पहले मेथड कौन सा लगेगा, क्योंकि इसमें सोर्सेज के अलावा कुछ इंफॉर्मेशन इसमें यहाँ पे हमारे को एप्लीकेशन साइड की भी दे रखी है, जैसे कि फिक्स एसेट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, बिल्डिंग अंडर प्रोसेस, ये सारी जो हमारे को काफी दे रखी है। लेकिन सर इसमें अगर नोटिस करें तो करंट एसेट्स हमें नहीं दे रखी, करंट लायबिलिटीज भी शायद हमें नहीं दे रखी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भैया कौन सा मेथड कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ नजर आ रहा है कि जो हमारा यहाँ मेथड जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सोर्सेज मेथड लग रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं सर सोर्सेज मेथड के बाद। हाँ जी सर, तो अब जरा देखिए सर, सबसे पहले से शोल्डर फंड में से शेयर कैपिटल सर 6 लाख, मनी रिसीव्ड शेयर फंड 50,000, रिजर्व सरप्लस में P&L 2 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, डिवेंचर एमिशन रिजर्व 50,000। ठीक है जी। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन में सर 3 लाख सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड 150, 14,50,000 लेस। अब एसेट साइड में ऐसी कौन सी फिगर है जो वहां नहीं आती सर? कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस लॉजिक दिया था, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, कोई एडवांस 1,70,000, 12,80,000 इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्लाउड और एप्लीकेशन मेथड, समझ आ रही मेरी बात? तो देखिए जी, अब नॉन करंट एसेट्स बिल्कुल आती है सर कैपिटल एम्प्लॉयड में, ये हमने नॉन करंट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड का रखा है सर। नॉन करंट एसेट्स 10 लाख सर आ गया सर, करंट एसेट्स 6 लाख आ गया सर, लेस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी सर ये सर 3 लाख, ठीक है जी, यानी 13 लाख की हो गया। लेकिन अब ध्यान क्या रखनी है सर, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट ऑलरेडी नॉन करंट एसेट या करंट एसेट में इंक्लूडेड है तो उसको हटाना है। चलिए देखते हैं सर। सर अब उसने दिया सर प्राइमरी एक्सपेंसेस 20,000, डिस्काउंट भी शोड बेंचर 15,000, ये दे रखा है, दोनों चीजें हटेंगी सर। ठीक है जी, तो लेस प्राइमरी एक्सपेंसेस, प्राइमरी एक्सपेंसेस कितना हो गया सर 20,000। एक बात और बताऊंगा फिर ध्यान से सुनना सर, डिस्काउंट और इंश्योर्ड बेंचर 15,000, तो 35,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, 12,65,000। अब सुनिए मेरी बात को सर, यह हमारी मजबूरी थी कि हमें नॉन करंट एसेट टोटल में दे रखी थी। अगर हमें नॉन करंट एसेट में डिटेल वाइज अगर दे रखी होती, करंट एसेट डिटेल वाइज दे रखी होती और उस डिटेल में प्राइमरी एक्सपेंसेस होता तो हम नहीं लेते। तो अगर नहीं लेते तो माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझना मेरी बात को ध्यान से, बात को समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर हमें पूरी डिटेल दे रखी होती और नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट्स है, कोई कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है, कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, तो हम नहीं लेते ना उसको। तो अगर नहीं लेते तो माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां मैं कैसे ना लूं, उसने दे ही मुझे रखा है नॉन करंट एसेट, तो टोटल दे रखे ना सर उसने मुझे, तो इसलिए मुझे इसमें वो भी इंक्लूड है जो नहीं लेना था। तो जो नहीं लेना था इसलिए मुझे नीचे लेस करना पड़ा, ये ध्यान रखते चलना। तो आप अपने माइंड में ये मत बैठाना ये दोनों चीजों दोनों साइड से माइनस होता है, ऐसा नहीं है। अगर एसेट साइड लेते हैं तो इसको लेते ही नहीं है हम चीजों को। कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट्स है, कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, वो लेते ही नहीं है सर। कोई अगर बाय चांस एसेट में कोई लॉस दे रखे हैं तो वो लेते ही नहीं है सर। इज दैट क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं टोटल हेडिंग दे रखी थी, तो नॉन कंडेंसर टोटल हेडिंग दे रखी है तो उसमें सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो रेशो निकालने जा रहे हैं, इस वजह से सर हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। राइट, गुड। चलिए आप मेरा ध्यान करिए सर, कैपिटल एम्प्लॉयड हम पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, शेयर फंड। शेयर फंड का शेयर होल्डर ने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा रखा है, तो शेयर होल्डर बोला है सर, तो शेयर होल्डर में तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अल्टरनेट्स नाम को ध्यान करें सर, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्क, प्रोप्राइटर्स फंड, इक्विटी, ओनर्स फंड। क्या मेरी बात सुन आ रही है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो मैंने कहा यहां पे सिंपल सा फंड है सर कि जो शेयर होल्डर ने पैसे लगाए वो है सर। तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की मास्टरी कर चुके हैं तो सर इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज, क्या? जो उसमें आउटसाइडर की बोरोविंग्स हमने ली थी कैपिटल एम्प्लॉयड में, वो अब आप यहां नहीं लोगे। आइए देखिए सर, तो आप जरा देखिए सर सोर्सेज मेथड के अंदर। तो सोर्सेज मेथड में आप ध्यान करिए बिल्कुल जीरोक्स है, सेम। जो बाहर वालों का पैसा हमने ले लिया था, जो बोरोविंग्स थी, लोन्स थे, वो अब आपको यहां नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो नहीं चाहिए। अब ध्यान करिए सर, यहां नहीं लिए मैंने सोर्सेज में, तो एप्लीकेशन में क्या करूंगा, माइनस। जो सोर्सेज में नहीं ले रहा वो एप्लीकेशन माइनस कर रहा हूं ना। तो यानी कि अब जब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन मेथड लगाऊंगा इस केस के अंदर, तो आप जरा ध्यान करिए सर, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लेस करंट लायबिलिटी सेम है। तो अब आप देखिए सर, यहाँ पे आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटीज, कि मैंने यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ माइनस कर दी जो पहले नहीं था। दैट इज द डिफरेंस। हमेशा हमेशा
देखो कहीं लॉजिक नहीं हो, बाय चांस, जस्ट ए चांस, बाय चांस, तो सर वहां तो कुछ कर नहीं सकते आप। कई बार, कभी कभार मैथ्स में सर कई हो जाता है, मान लीजिए, या कभी अकाउंट्स में मान लीजिए आप बैलेंस शीट की हेडिंग कर रहे हो, सीक्वेंस है सर, वो सीक्वेंस ही है सर, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो? भाई जो चीज फॉर्मेटिंग दे रखी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, तो सर वो सीक्वेंस हो ही रहने वाली है। लेकिन जिन चीजों में लॉजिक है वो लॉजिक तो सीख लो, वहां तो कम से कम लर्न नहीं करना पड़ेगा। आया कंसेप्ट सुनने? अब देखिए फ्रेंड्स, अब जनरली वही जो कैप्टन ब्लड के क्वेश्चन थे वही कॉपी पेस्ट कर रखे हैं सर। अब उन्हीं में क्या करना है सर, शोल्डर फंड करना है। जनरली समझ आ रही है मेरी बात? तो आप जरा ध्यान करिए सर, सोर्स में तो सारा सेम करा चुका हूं। तो जो आप पहले 10% डिवेंचर से ये जो ले रहे थे अमाउंट, वो अब आप नहीं लोगे शोल्डर फंड में, दैट इज द डिफरेंस ओनली। इज दैट क्लियर? ठीक है, सारी कहानी सेम है। तो जो आप आउटसाइडर का जो पैसा लगाया रखा था हमने, वो ना आप नहीं लोगे। तो जीरोक्स क्वेश्चन, अब इसमें क्या है सर, जो 10% डिवेंचर है या 50% लोन फ्रॉम बैंक है, ये अब आप नहीं लोगे, आउटसाइडर से जो अमाउंट लगा रखा है, बाकी अदरवाइज शोल्डर फंड है सारा। सर अगला क्वेश्चन सर, सारा जीरोक्स सेम है। अब इसके अंदर सर आउटसाइडर से अगर कोई, अच्छा, आउटसाइडर से कोई पैसा अगर हमने ले रखा है, वो नहीं आएगा। जैसे अभी ये देखिए सर, अब आपको क्या दिया ना सर, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, अब ये दो फिगर नहीं आएंगी जो पहले कैप्टन ब्लड में आ रही थी, बाकी सारा सेम है। ठीक हो गया? अब ये देखिए सर, अब यहाँ पे सर ऐसे साइड में देखिए सर अब आपको, ठीक है जी। तो जो अब आप पहले लेस कर रहे थे वो तो ठीक है ही है, लेकिन अगर इसके अंदर आपको कुछ अमाउंट डिवेंचर का दे रखा है और लोन दे रखा है 5 लाख, ये देखिए ये दे रखा है ना अब यहाँ पे, तो अभी आप ऐसे साइड से माइनस करोगे। जो चीज हम लाइबिलिटी साइड में सोर्सेज में ले रहे हैं वो एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए सर, अब ये जो आपका बिल्कुल जीरोक्स सेम है, तो यहाँ पे जो फर्क आपका आ रहा है वो अब ये फर्क आ रहा है सर। कैप्टन फंड में माइनस नहीं कर रहे थे, शोल्डर फंड में आप ये माइनस कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो यानी कि सारी कहानी सेम है, सिर्फ कैप्टन फंड में जो आप आउटसाइडर का फंड जो ले लेते, शोल्डर फंड में वो अमाउंट आप नहीं लोगे। अगला कंसेप्ट है सर इक्विटी शोल्डर फंड। इक्विटी शोल्डर फंड में सर सारी कहानी सेम है, अब प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं आएगा। तो सोर्सेज में अब आप देखिए सर, बोल्ड आपको नजर आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखिए जो शेयर कैपिटल नजर आ रहा था आपको इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रहा है, बाकी सारा सेम, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लोगे। शेयर फंड और इक्विटी शेयर फंड सारा सेम है, बस अब आप इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लोगे। माइंड इट, इक्विटी शेयर फंड नॉट इक्वल्स टू इक्विटी। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, इक्विटी शेयर फंड नॉट इक्वल्स टू इक्विटी, इक्विटी ऊपर वाला है शेयर कैपिटल वाला, शेयर फंड वाला। तो इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, लेकिन सब इक्विटी शेयर फंड बोल देते हैं तो उसमें केवल इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी सर। ठीक है जी, तो रिजल्ट ये हुआ। एप्लीकेशन साइड में, एप्लीकेशन साइड में जहां अब आप पिछली बार आप नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर रहे थे, अब आप यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो भी अब आप माइनस करोगे। और ये बात सुनने, इज दैट क्लियर? क्योंकि आप तो अब जरा इस पे जो है ध्यान दीजिए सर। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सारा दे रखा है हमारे को, तो अब आप यहाँ पे उसने का सर इक्विटी शेयर फंड निकालना है। अब इक्विटी शेयर फंड में आप इक्विटी शेयर कैपिटल तो ले रहे होंगे, लेकिन अब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं ले रहे होंगे, दैट इज द डिफरेंस। इज दैट क्लियर? और बाय चांस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल आपको दे रखा होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग से दे रखा होगा, तो शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा देंगे ताकि इक्विटी शेयर कैपिटल बचे, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट जीरो सेम है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में ये जरा ठीक कर लेना सर, इट इज 10 लाख, फिक्स जो है मोट 10 लाख है। चलिए, अब रेशो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले चीज देखिए सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम कितने कितने अलग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, सबसे पहले आप ये समझिए सर, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें अलग से निकालना पड़ेगा कंपनी को। जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसमें कहीं पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो कंसेप्ट हमने सीखा है वो कहाँ सीखा है सर? 11th में। ठीक है ना? तो वही सेम कंसेप्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब बिजनेस का मेन कोर्स, जो मेन कोर ऑफ बिजनेस है, जो मेन बिजनेस है, उससे उसको क्या रिटर्न प्रॉफिट मिल रहा है, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से। ठीक है जी, तो आप जरा ध्यान करिए, इसके जो हमारे मेथड होते थे वो एक तो ग्रॉस प्रॉफिट से हुआ करता था। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो है, या तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे, स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसमें कोई ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलता, माइंडेड, ध्यान करना। तो इसलिए इसमें हमें निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के हमारे पास तरीके अलग हो सकते हैं। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना ले, जैसे पहले हमने सीखा था, उससे आपका निकल जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, या हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, तो अभी हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा। मीन कंपनी के केस में ग्रोस प्रॉफिट अलग से निकालना पड़ेगा,
क्योंकि जो हमारे पास नई स्टेटमेंट है P&L की, उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट की कोई फिगर अवेलेबल नहीं होती, तो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद कंसेप्ट को समझिए, हम निकाल रहे हैं मेन कोर ऑफ बिजनेस से हमारा को क्या प्रॉफिट हो रहा है। सर ध्यान करिए, जो ग्रोथ प्रॉफिट है वो तो है ही मेन कोर बिजनेस। अपने इस बात को समझने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को दिमाग में रखिए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ रहा है सर, आपका सेल्स आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, परचेज आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है, ये सब आ रहा है ना सर। तो वो तो मेन कोर ऑफ बिजनेस है ही ना, उसमें तो मेन कोर के अलावा कुछ है ही नहीं, वो तो सीधा फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो नहीं वो ग्रोथ प्रॉफिट तो हो ही गया। अब फिर अपने दिमाग में P&L अकाउंट को करिए। P&L के डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे होते थे, क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम, उसको एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट आ रहा था, राइट। लेकिन वो तो नेट प्रॉफिट सब पूरी बिजनेस का हो गया, चाहे वो मेन कोर ऑफ बिजनेस से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, यही बात होती थी। लेकिन मैंने क्या कहा, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा मेन कोर ऑफ बिजनेस से रिलेट करना चाहिए। तो अगर मेन कोर ऑफ बिजनेस से रिलेट करना चाहिए, तो अब आप इसमें क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आप जो है माइनस करोगे, और ऑपरेटिंग रेवेन्यूज या इनकम जो है वो आप ऐड करोगे। बात सुन आ रही है, तो ध्यान दीजिए सर। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है केवल वो आएंगे सर। ऑपरेटिंग इनकम में सर आपको जो क्रेडिट साइड में जो आपको नजर आ रहा है, जो रूटीन में आपके बिजनेस से रिलेट कर रही है वो फिगर आ जाएंगे, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट या बैड डेट से रिकवर। लेकिन बैड डेट रिकवर्ड भी सर जेन्युइन तरीके के तक के हैं, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड बैड डेट्स रिकवर्ड है तो वो भी यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि वो रूटीन में आपके पास नहीं होंगे सर। इज दैट क्लियर? ये सेम कंसेप्ट वही है जो आपको मैंने 11th में सिखाया था। आइए सर, नेट प्रॉफिट मेथड सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप यहाँ पे रिवर्स चल रहे हैं सर हम। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। ठीक है जी। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके मेन कोर ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहे, और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज या इनकम वो है जो आपकी इनकम हो रही है लेकिन आपके मेन कोर ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डेट या लोन, अगर जो हम एक कंपनी किसी लोन पे इंटरेस्ट दे रही है तो वो मेन कोर ऑफ बिजनेस नहीं है उसका, कि भैया लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी जी। कोई टैक्स है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, कोई लायबिलिटी का सर, तो वो भी सर यहाँ पे हट जाएगा सर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो कोई फिक्स एसेट बेची उसमें कोई नुकसान हो गया, दैट इज नॉट यूर लॉस मेन कोर ऑफ बिजनेस, तो इसलिए सर इसको ऐड करेंगे सर। कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ किया, कोई इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ किया, कोई अब लॉसेस हुई सर, तो वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होते नजर आएंगे, हमें ऐड होते नजर आएंगे। लेस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में अगर कोई फिक्स एसेट सोल्ड करी, उस पर कोई प्रॉफिट हो गया, तो सर वो हमारा मेन कोर ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा, तो इसको हटाएंगे, लेस करेंगे। और कोई उसके अलावा कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम हो रही है तो उन सबको भी हटा देंगे। ये कौन सा मेथड हुआ फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट मेथड हुआ। ठीक है जी। अब ये एड बैक मेथड सर, ये एड बैक मेथड सर हमारा काफी यूज होता है। अब इस एड बैक मेथड की कहानी को समझा रहा हूँ। बिजनेस का जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट का मतलब बिफोर कोई इंटरेस्ट पे करने से पहले या सरकार को टैक्स पे करने से पहले, जिसे बोल रहे हैं ईवे। तो अब इसमें सरकार में परमिशन देती है कि भैया इसमें कोई आपको बाहर वालों का इंटरेस्ट पे करना तो पे कर दीजिए। उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सरकार को टैक्स नहीं दिया अभी आपने, फिर इसमें आपने जो टैक्स है वो हटा दिया, इसे आप टैक्स बोल लीजिए या प्रोविजन फॉर टैक्स बोल लीजिए सर। ठीक है जी, जो टैक्स प्रोवाइड किया गया है। ठीक है जी। तो वो आपने यहाँ पे क्या करा, हटा दिया, तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर आउटसाइडर को डिविडेंड दे दो, प्रेफरेंस को, तो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शोल्डर। तो ये बचा आपका जो नेट प्रॉफिट इक्विटी शोल्डर को अवेलेबल है, जिसे हम नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी कहते हैं। ध्यान, सर ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम इसमें क्या करेंगे सर, एड बैक मेथड। एड बैक का मतलब क्या होगा, इसमें हम इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है जी। तो अगर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है तो हम ऐड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या आ जाएगा, पैट। फिर हम ऐड करेंगे टैक्स, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आ रहा है समझ में, तो इसलिए दैट्स ऐड बैक मेथड। चलिए सर, निकालिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए देखिए सर कितना ठीक है। आइए सर, अपने दिमाग में रखते हैं सर, अब हम क्या चाहिए, अगर हम P&L को दिमाग में रखते हैं सर, अपने P&L अकाउंट। ठीक है सर, तो यहाँ पे सर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख। ठीक है। अब यहाँ पे हम सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंस इंडायरेक्ट इनकम लेते थे तो नेट प्रॉफिट आता था, लेकिन अब वो नहीं करना हमें। अब हमें यहाँ क्या करना है सर, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो लेने हैं, और यहाँ पे जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम्स हैं केवल वो लेनी है। ठीक है ना। तो सर देखिए सर, अब रेंट सर P&L में आता है, मेन कोर बिजनेस से रिलेट करता है, आ जाएगा सर। डेप्रिसिएशन आता है सर, मेन कोर बिजनेस से रिलेट करता है, आएगा। सैलरी P&L में आता है, मेन कोर बिजनेस से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल आएगा सर।
इंटरेस्ट ऑन डेट P&L में आता है, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि मेन कोर बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा। बैड डेट्स, तब क्रेडिट सेल करोगे तो होगा भी ये, तो P&L में आता है, मेन कोर बिजनेस रिलेट कर रहा है, आएगा। इंटरेस्ट रिसीव से क्रेडिट में आता है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको तो वो मेन कोर बिजनेस से रिलेट नहीं करे, इसलिए नहीं आएगा। बैड डेट्स रिकवर, ठीक है जी, 2000 है, मैं मान लेता हूँ सर छोटी सी अमाउंट है, तो मान लेता हूँ कि हाँ जी सर ऐसा ये कहानी हमारे हो जाती है, बेशक से फुटनोट डालना, फुटनोट डाल देंगे इस बात के लिए, ठीक है सर। तो अब कुल मिला के नाउ यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये कौन सा मेथड हो गया? P&L अकाउंट मेथड। आ रही है बात सुनने? और अगर हमें एडलेस मेथड करना है तो क्या करोगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो अगर एडलेस से करना है तो यू मे डू दैट, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो, बाद में ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, या पहले ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, नीचे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दो, वो आपकी चॉइस है। बताइए सर, बात समझ आ रही है? तो अब आपका जो काम है सर, अब जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपके जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें आपका ये तो आपको हेडिंग नजर आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से पहले सोल्ड अनसोल्ड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगली क्लास में डाउट्स होंगे वो आपसे पूछ रहे हैं।